बड़े साइंटिस्ट हो यार, तुमने सूरज को भी कैप्सूल में कैप्चर कर लिया क्या? प्लीज, मतलब कहां तक आप जाएंगे? क्या क्या बोलेंगे आप? थोड़ा तो संयम रखें। सूरज एक ही जगह सूरज की किरणें कैप्चर होती हैं, लीव्स में। जो अभी आपको बता रहे थे लीव्स खाना है, क्यों बता रहे थे? विटामिन डी का और कोई सोर्स जो बाहर के लोग सुन रहे हैं, विटामिन डी अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकलता है तो क्या सोर्स है? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? पत्तों से मिलेगा। पत्ते खाएं प्लीज, विटामिन डी बैलेंस रहेगा। ये नेचर का तरीका है आपको बताने का। आप मैसेज लेते नहीं। आपको लगता है पत्ते तो बकरी खाती है, शेर घास थोड़ी खाता है। आपने शेर को घास खाते हुए देखा ही नहीं है। शेर घास खाता है, कुत्ता भी घास खाता है, बिल्ली भी घास खाती है, आपने देखा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल शेर घास खाता है और घास खाना जरूरी है। अपना माइक्रोबायोम आप कैसे मेंटेन करेंगे? मैं दूब ग्रास क्यों बोल रहा हूं? उसके साथ साथ थोड़ी मिट्टी लगी हुई ग्रास भी आ जाएगी। वो मिट्टी बहुत जरूरी है। मिट्टी में इन्फेक्शन है, वो जमाना बीत गया। प्लीज, शर्म आनी चाहिए हमें। जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, इन्फेक्शन दिखता है हमें। हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो ये है जी, शायद मैं आपका आंसर कर पाया जी। बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन सर एक बताएं कि हम लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएं? बच्चे कैसे बड़े? खिलाओ और एडिक्शन हो जाए। जैसे खासकर मैंने जो सुना है, सही है गलत है वो भी आपके तरफ से आ जाएगा। ये जो जर्सी गाय है, ये एक्चुअली गाय नहीं है, एक जानवर है जो दूध देता है। ऐसा एक रिपोर्टिंग हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से, और उसमें उनकी खोज ये हुई कि भाई इसी में जो प्रोटीन है वो दूसरे टाइप का है जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जबकि इसी के कारण हमारे यहाँ पर ये जो हम पूरा हिंदुस्तान जो है ये होस्ट बन गया है सारी बीमारियों का, डायबिटीज का, हार्ट का, कैंसर का, ये सारी चीजें वही कह रही है। आप ठीक बोल रहे हैं। और आप ठीक बोल रहे हैं। आप देखें, एक तो आपके लिए मैं एक बात बोलता हूं। आपने नोटिस किया होगा, हर बार मैं भारतीयता पे वापस आया था। जानते हैं क्यों? आप यकीन करके चलें, अगर आप भारतीयता पे वापस आ गए, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हर चीज में हमने कभी भी किसी भी चीज का दोहन नहीं किया। ये भारतीयता है। जो सबसे आप देखिए ना, पेड़ से भी हम ये परमिशन मांग के तोड़ते हैं। हम कभी भी ऐसे प्लक नहीं करते। वी वर नॉट हंटर गैदरर्स, प्लीज, एज यू आर सपोज टू बिलीव। नो, यू आर गैदरर्स। गैदरर्स कौन होते हैं? जो नीचे गिर गया उसको लेके हम अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे। हम तो पेड़ से तोड़ते भी नहीं थे। हम ऐसे लोग थे क्योंकि हम पेड़ में भी उतना ही जीव समझते हैं। हर जीव में शिव हमें दिखता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, भारतीयता पे आप वापस आएंगे, हेल्थ में वापस आएंगे। और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रतीक, द मदर ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेस, जो वेदों में निहित है। आयुर्वेद एक वेद है। वेद है वो। कोई मतलब बाकी किसी चीज पे कोई ये क्वेश्चन हो सकता है, वेदों पे आज तक कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आयुर्वेद एक वेद है। ये जितने पैथीज हैं उसके बहुत नीचे से शुरू होते हैं। तो जो आप एक और बात बताइए, दुनिया में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस सब कुछ हो। वो वेद है और आयुर्वेद उसका एक पार्ट है। तो यही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। डॉक्टर आइए विश्वरूप आज हमारे बीच आए। आई इनवाइट हिम प्लीज। धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून दोस्तों। थैंक यू।
पिछले दिनों हमने आपके बहुत सारे सवाल, डाउट, शंका जो हमारे ऑफिस में कलेक्ट होते रहे हैं, उन्हें हमने कलेक्ट किया और वो मेरे हाथ में है। और इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो इलाज है, इलाज तो आप खुद ही करते हैं अपने आप से, आपने देखा भी यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे ही नहीं घर पे भी करेंगे तो वो तभी हो पाएगा ठीक से। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, एक सवाल आता है, हर सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल जाए तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान जब बीमार पड़ता है तो दो ही तरीके से बीमार पड़ता है। सिंप्लीफाई जितना करेंगे, जितना उसको आसान बना देंगे, उतना ही अचीव करना आसान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। बीमारियों के नाम अगर गिनने से शुरू करें तो करीब 8,500 या उससे अधिक बीमारियां होंगी अगर सारे नाम गिनेंगे तो। लेकिन बीमार पड़ने के तरीके अगर आप सोचें तो दो ही तरीके बीमार पड़ने के। बॉडी में जैसा आप जानते हैं, अभी बातचीत कर रहे थे, प्रोटीन है, कैल्शियम है, या मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, उनमें से कुछ अगर कम होगा, कुछ अगर ज़्यादा होगा तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। कौन सा वाला हार्मोन कम हो गया, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन सारे कंफ्यूजन में फंसेंगे तो कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप बीमार हैं तो कोई ना कोई इन्हीं में से बॉडी में न्यूट्रिशन है वो कम या ज़्यादा हो गया, इतना से समझ लें तो ही काम आसान हो जाएगा। अब वो कौन सा वाला है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको घटाना है, इस चक्करों में ना पड़ के सिर्फ द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं, जो यहाँ पे ले रहे हैं, विच वी कॉल एज द DIP डाइट, एक बैलेंस डाइट, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इसमें होता है। जैसे आप उसको लेना शुरू करते हैं, हमने ये देखा पिछले 10 सालों में पेशेंट अपने आप ही रिकवर करता है। तो रिकवर कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली आपके बॉडी में क्या कम है हमें नहीं पता। वो जो आप रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उन पे भी मैं भी आऊँगा, वो रिपोर्ट कितना रिलायबल है उस पर भी मैं आऊँगा। बट वो रिपोर्ट से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट एक इंसान ने बनाई है और आपके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से कई गुना ज़्यादा वास्ट है। तो कोई अगर सोचे कि मेरे ब्लड रिपोर्ट देख के बता देंगे कि मेरे अंदर क्या है, आपको मान लो सिर दर्द है, कोई ऐसा दुनिया में टेक्निक है, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक है जो बता दे कि आपको सिर दर्द है या नहीं? कौन बताएगा? वो आप खुद ही तो बताते हैं कि मुझे दर्द कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है, सबसे पहले कोई रिपोर्ट नहीं बताएगी, आप खुद ही बता सकते हैं। तो दिक्कत अगर है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, द काइंड ऑफ डाइट जो आपने स्टार्ट किया, इस डाइट से अक्सर बैलेंस हो जाता है। तो आप में से जब किसी का फोन आता है ऑफिस में कि हमें हिम्स में एडमिट होना है, तो मैं सबसे पहले हमारी टीम को यही बोला है कि पहले तो उसको बोलो कि इस डाइट पे रहे। वो डाइट DIP डाइट आप सबको ऑलरेडी पता भी है, हमारे कई सारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, बुक्स वगैरह में है भी, और नहीं तो हम एक वीडियो भेज देते हैं। पहले तो आप इस पे रहो, कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रहो, और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तब हम बात करेंगे आगे। तो 95% पेशेंट उसके बाद बोलते हैं कि आराम मिल गया, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, जो तकलीफें थी, पेन कम होने लगा। तो 90 to 95% जितनी भी सारी तकलीफें होती हैं इंसानियत को, उनमें हमने देखा कि द मोमेंट दे चेंज द डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं, जो यहाँ पे आप ले रहे हैं, उनका वहीं पे उनका इलाज हो जाता है। तो उस डाइट को लेने के लिए यहाँ तक आने की तो कोई आवश्यकता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज वो सारी चीजें हर जगह मिलती है। और वो डाइट तो हमेशा ही लेना है ना, सिर्फ 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो लेना नहीं है, तो हमेशा ही लेना है, बिकॉज हमेशा हम ठीक रहना चाहते हैं। अभी जो बात चल रही थी कि भाई प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, देखिए इस प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए बाल जो ना दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो बाल काट के फेंकते ही क्यों हैं, उसको घोट के पी क्यों जाते हैं, पी जाना चाहिए, क्योंकि वो बाल में प्रोटीन तो है, लेकिन वो इस फॉर्म में है कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वैसे वैसे ही निकल जाएगा बॉडी से। तो ये हम भी समझते हैं, हर जानवर समझता है, इसीलिए उसको काट के फेंक देते हैं, हम कभी खाते नहीं। जानवर भी अगर किसी का शिकार करता है तो वो बाल को नहीं खा लेता है ना। तो किसी भी चीज में न्यूट्रिशन ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा अच्छा है ऐसा जरूरी तो नहीं है। नाखून आप काटते हैं, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, अभी था क्या करें हम, तो नाखून खा लीजिए, सबसे ज्यादा कैल्शियम इसी में होता है। तो लेकिन क्यों नहीं खाते, क्योंकि जानवर भी नहीं खाते, शिकार करने के बाद नाखून को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें कैल्शियम है दैट इज, और उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें, बट इट इज नॉट इन डाइजेस्टेबल फॉर्म, बॉडी से हजम ही नहीं कर पाएगी, निकाल ही देगी। तो इसीलिए कोई नहीं लेता है। अभी आप पूछ रहे थे कार्ब कहाँ से मिलेगा, पूछ रहे थे ना,
तो कार्ब अगर आपको इतना चाहिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब तो इस लकड़ी में जहां मैं भी खड़ा हूँ, इस लकड़ी को पाउडर बना के घोल के पी जाइए, कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी में एब्जॉर्बेबल नहीं है, बॉडी इसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो बॉडी ऐसे कैसे निकाल देगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ज्यादा सबसे ज्यादा कार्ब, राइट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा कार्ब कहाँ पे है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पे है। दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ, मुझे बता दो, मैं वही लूंगा, मैं बोलूंगा नाखून खा लो तो। लेकिन आपका सवाल अगर ऐसा होगा सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो मुझे बताओ, तो बोलूंगा पत्ते खा लो या वेजिटेबल खा लो जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्ब कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो बॉडी इस्तेमाल भी कर सके, वो है फ्रूट्स में जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। तो जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो वो स्प्राउट्स में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स में। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अपना जो जो सवाल पूछने का जो डेफिनेशन, जो तरीका, वो थोड़ा बदल देंगे तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैंने ये देखा है कि जो डाइट हमने आपको बताया, DIP डाइट, काइंड ऑफ डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये पहली बात तो इसमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सारा कुछ वैसा है क्या जो मुझे चाहिए, ये भी एक सवाल हो सकता है। उसका सबसे आसान तरीका है, आप उसको एक हफ्ता लेंगे और अगर आप ठीक होते चले गए, इसका मतलब इसमें सब कुछ है। ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं उससे, इसमें सब कुछ है, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। उसको लेके लैब में जाके चेक करना एक तरीका तो वो होता है, दूसरा तरीका ये है कि हम उसको ले रहे हैं और हमें एकदम से फायदा होना शुरू हो गया। मान लो जिसको घुटने का दर्द है और वो घटना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो कोई भी पैथी या कोई भी सिस्टम आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक तरीका, या मुझे लगता है बेस्ट तरीका, कि क्या आपको आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी है। एक तरीका है दिमाग पढ़ने का, दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये था कि बॉडी में कोई चीज कम या ज्यादा होगा, वो क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया, वो उसमें ना पढ़ के सीधा आपने डाइट स्टार्ट कर दिया। ये तो एक यूनिवर्सल डाइट है, कोई भी बच्चा बड़ा स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही हम करते हैं, हमारे पास जो फोन आते हैं, सीधा यहाँ पे हिंट में नहीं एडमिट कराते, उतनी जगह भी नहीं, आप देख ही रहे हैं, तो और घर पे वो ठीक ही हो सकता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, वो है बॉडी में कुछ चीजों का जमा होते रहना, फ्लूइड एक्युमुलेशन या मिनरल ओवर एक्युमुलेशन, जैसे स्टोन बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, या किडनी के पेशेंट को पानी जम जाता है पूरे, एक्युमुलेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में जमा होगी, वो क्रेटिनाइन भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो पानी हो सकता है, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में आ गई है, ये सारी चीज खराब नहीं है, क्रेटिनाइन को खराब चीज बोले, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, एक लेवल में सारी चीजों का अपना अपना रोल है। लेकिन अधिक हो गया, पानी खराब नहीं है, लेकिन पानी जमा होने लगा तो खराब है। तो कोई भी चीज बॉडी के अंदर खराब नहीं, लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो गया, एक जगह से अलग, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हुआ, तो ही वो बॉडी में तकलीफ करेगी। जब कोई चीज बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, एक्युमुलेशन जिसे बोलते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है, तो वही बीमारी है। हमारी तकलीफ किडनी फेलियर नहीं है इन रियल से, हमें तकलीफ है कि देखो पैरों में सूजन है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, तकलीफ ये हुई ना। तो तकलीफ को कैसे दूर करें, दूसरा तकलीफ, जो भी चीज बॉडी में फालतू है, अब वो कौन सी चीज है और कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा, तकलीफ है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना। आप ही ने बताया कि मुझे तकलीफ है, मुझे बॉडी में यहाँ पेन है, तो किसने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया। अब ये जो है इसका मतलब हो सकता है कुछ चीजें फालतू हो बॉडी में। अब वो कौन सा फालतू है, वो क्रेटिनाइन है कि यूरिया है कि यूरिक एसिड है कि पोटेशियम है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक तरीका तो है कि लैब का रिजल्ट डिसाइड करेगी, राइट। तो इसका मतलब जितना फालतू है लैब के रिपोर्ट के हिसाब से उतना निकालना पड़ेगा ना बाहर। तो उतना कोई ऐसा तराजू है क्या कि क्रेटिनाइन 2 ग्राम निकाल दिया बॉडी से, ऐसा तो कोई तराजू है नहीं हमारे पास। तो कैसे निकलेगा वो, एग्जैक्टली उतना ही, ज्यादा निकाल देंगे तो भी तकलीफ है ना, कम निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट उतना ही कैसे निकलेगा जितने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। उसका एक तरीका जो इस हॉस्पिटल में करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन, राइट। गर्म पानी के टब में जब बैठते हैं तो न जाने क्या सेटिंग करती है, राइट, बॉडी की पानी और बॉडी में जो हमारे पोर्स है उसमें से एक्स्ट्रा क्रेटिनाइन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा शुगर, जो भी चीज फालतू है वो धीरे 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 एक्स्ट्रा फ्लूइड वो उस रास्ते निकलने लगता है। लेकिन आपने अपने आप को स्थिति में रखा, आपने हॉट वाटर इमर्शन किया, आपने से कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उससे वो, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेगा वो, क्योंकि एक दिन में जमा भी तो नहीं हुआ, जमा तो सालों सालों में किया ना आपने।
तो इसी और वो इसीलिए दैट कैन बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। यहाँ से जाने के बाद भी आपने एक टब बनाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट, हजारों में पेशेंट हैं जो घर पे बनाते हैं, गरीब से गरीब भी बना लेते हैं। बनाने की टेक्निक्स वगैरह आपने शेयर की, वीडियोस वगैरह, हाँ, तो वो बन सकता है। तो बॉडी दो ही तरह से बीमार इंसान पड़ेगा, मैंने बताया, पहला और दूसरा कि बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स इन एक्स्ट्रा, तो उसको निकालने के दो रास्ते, एक ही रास्ता है हॉट वाटर इमर्शन तरीका, जो कि बड़ा सस्ता, सेफ है, राइट, और दैट इज अ परमानेंट इलाज। एक बार निकल गया और दोबारा वैसा एक्स्ट्रा जाए ना बॉडी में, उसके लिए क्या किया आपने, वो चीजें जो बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं है, जब बॉडी जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उस तरह के फूड को आपने खाना बंद कर दिया, है ना। जैसे मान लो मुझे पता है कि बाल है, ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन खाता रहा तो बॉडी क्या करेगी, एक्यूमुलेशन में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में इतनी सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, यूरिया एसिड, फ्लूइड वगैरह, इसका मतलब आप जो भी खा रहे थे अब तक वो ठीक नहीं होगा ना, और इसका मतलब वो दोबारा खाने लगेंगे तो दोबारा से वही स्टेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दो ही रूप से आप अगर बीमार पड़ सकते हैं, मतलब बीमारी से निकलने के भी दो ही तरीके हैं, चेंज योर डाइट विच यू चेंज, एंड अगर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन है, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एक दिन में बड़ी तेजी से निकाल देगा ऐसा नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि वो उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, दैट एक्स्ट्रा पोर्शन ही धीरे धीरे निकलेगा। जबकि जो डायलिसिस होता है उसको नहीं पता, वो तो एक मशीन है, वो उठा के आपको जैसे सक कर लेता सब कुछ, राइट। तो हमारा इरादा किसी आंकड़े को बढ़ाना घटाना नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ एक है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। हमें जो तकलीफ है, तकलीफ और बीमारी दो अलग चीजें हैं, हमारी तकलीफ कम करनी है, हमें जो दर्द था वो कम करना है, एनर्जी कम था तो उसको बढ़ाना है ना। जब आप आंकड़ों में फंसेंगे तो आप आंकड़े ठीक करने लग जाते हैं। आंकड़ों का ठीक होना और आपका ठीक होना दो अलग बातें हैं, इसी को जरा समझने की कोशिश। पूरे देश विदेश में हमारे जो पेशेंट्स हैं और उनके सवाल आते रहते हैं, बहुत क्रिटिकल सवाल, जिनके जवाब अगर ना मिले तो हो सकता है कि आपका जो ट्रीटमेंट का डायरेक्शन है वो इधर उधर हो जाए, पटरी से बाहर निकल जाए। एक बात याद रखिए, अगर आपको ठीक रहना है तो आपको ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। यही कोशिश यहाँ पे हिम्स की होती है कि आप ही अपने डॉक्टर बने, क्योंकि आप ही अपने साथ 24 घंटे रहते हैं ना, तो यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। तो इसलिए ये ट्रेनिंग है, इसलिए ये हॉल है, इसीलिए हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे। तो हम सवाल लेते हैं, जो सवाल आप में से कुछ लोगों ने दिए, जो सवाल पूरे देश से आए हमारे पास, हमारे जो भी पेशेंट्स हैं जहाँ भी हैं, चाहे हॉस्पिटल में या घर पे हैं या जो बाहर भी रहते हैं, तो इनके जवाब मैंने इसलिए देना जरूरी है क्योंकि ये जवाब का आपसे कोई तालमेल है, कोई जरूरत है। पहला सवाल में है, डिस्पाइट फॉलोइंग द डाइट थेरेपीज, KFT रिपोर्ट इज नॉट इंप्रूविंग लाइक क्रिएटिनिन एंड पोटेशियम। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि हम तो सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रिएटिनिन क्यों नहीं घट रहा, पोटेशियम इतना बढ़ा क्यों है, ठीक है ना। तो इसका जवाब ध्यान सुनिए, ये सिर्फ क्रिएटिनिन और पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये बाकी और पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब क्या है, इस बात को देखिए क्रिएटिनिन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ लोगों के हम तो हजारों आपके जैसे पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट देखते हैं रोज, तो हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। आप तो अपना ही देखते हैं, हम तो सभी का देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उनको किडनी फेलियर के सारे सिम्टम्स हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका क्रिएटिनिन 20 है, 20, तो आपको लगे 20 वाला तो जिंदा ही नहीं रहेगा, कोई सिम्टम नहीं है। तो क्रिएटिनिन कोई एनिमी नहीं है, कोई विलन नहीं है। क्रिएटिनिन जब बॉडी में बढ़ता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक आध कारण ऐसे भी होते हैं जब किडनी काम नहीं करता तब भी बढ़ जाता है। लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ गया तो किडनी काम नहीं कर रहा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जिस तरह से बाल जब सफेद होते हैं तो नॉर्मली लोग बूढ़े होते हैं तब सफेद होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसके भी बाल सफेद है वो बूढ़ा ही होगा, समझ रहे बात, है ना। तो कोरिलेशन को समझिए इसको, कि क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब किडनी फेल है, ऐसा नहीं है। हाँ, किडनी फेल वाले का भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और कई बार जो किडनी के सिम्टम्स होते हैं वो क्लासिक सिम्टम होने के बाद भी क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, तो दोनों ही रहता है। मतलब ये कि उसको देख के, क्रिएटिनिन को देख के आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को तय नहीं कर सकते, या हम ठीक हो रहे हैं या हम बीमार पड़ रहे हैं, और ज्यादा इसको भी तय नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट को, क्रिएटिनिन को तो देखो ही मत, दैट इज नॉट अ पैरामीटर, राइट, वो मिसलीडिंग पैरामीटर है, और देखो तो इतना सीरियसली मत देखो, राइट। अब आता है पोटेशियम।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की, इसको समझने की जरूरत है कि पोटेशियम 6 आ गया तो बड़ा खतरे की बात है। हाँ, उससे तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, डेथ आ जाएगा। एक बात आप समझिए कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, राइट, यूरिन आउटपुट कम हो गया, पेशाब कम हो गया, इसका मतलब किडनी कम पेशाब बना रहा है, यानी कि किडनी खराब हो गई। इस तरह से आप इसको सोचें। तो पेशाब अगर नहीं होगा तो वो जो पेशाब निकलना था वो बॉडी में कहीं ना कहीं है, तो वो बॉडी में जमा हो जाएगा, तो कभी लंग के ऊपर जमा हो जाएगा, पैरों में, हाथों में, तो वो सारे ऑर्गन काम करना कम कर देंगी, और यही तो बीमारी है ना, राइट। तो दिस इज द डिजीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को जरा समझिए। ऐसा पेशेंट, मान लो ऐसा पेशेंट है जिनका यूरिन आउटपुट का 0 हो गया, अब इनके बॉडी में वो फ्लूइड जमा हो गया इन कंपैरिजन टू एक और इंसान जिसमें फेलियर नहीं है, इनके बॉडी में फ्लूइड जमा नहीं है, क्लियर है ना। तो इनका जो बॉडी की केमिस्ट्री है, इनके बॉडी की केमिस्ट्री से अलग होगी ना। इनके बॉडी में एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ थिंग्स, है ना। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात है, वो एक कुशन की तरह काम करती है, एडवांटेज की तरह काम करती है, और ऐसे लोगों में पोटेशियम की मात्रा 6 होने से भी बॉडी पे ज्यादा असर नहीं करता, समझिए। 6 पोटेशियम कैन बी डेंजरस फॉर हिम, जो कि हेल्दी इंसान है, वही 6 पोटेशियम इनके लिए उतना डेंजरस नहीं है फॉर ए किडनी पेशेंट। तो किडनी पेशेंट की पैरामीटर आर डिफरेंट, लेकिन होता क्या हॉस्पिटल में, एक हेल्दी पेशेंट, हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है, उसी पैरामीटर को किडनी पेशेंट के ऊपर अपनाना चाहते हैं, राइट। और किडनी पेशेंट के लिए 6 या पोटेशियम का ज्यादा होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि इनकी बॉडी की केमिस्ट्री वो नहीं है जो इनकी बॉडी की केमिस्ट्री है, राइट। इसीलिए आपके लिए पोटेशियम ज्यादा हो भी सकता है, क्योंकि बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई है, बट उसको हम एज ए खतरे की घंटी इंडिकेट करेंगे तो वो हमारे लिए फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 6 पोटेशियम करना है आपको, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनकी केमिस्ट्री अलग है, राइट। ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक ट्रायल हुआ था, इट्स कॉल्ड स्क्रीम ट्रायल, स्टॉकहोम क्रेटनाइन मैनेजमेंट ट्रायल। इसमें, इस ट्रायल में ये देखा गया है कि जब किसी का पोटेशियम बढ़ता है करीब 5 ऐसा कुछ, एक नॉर्मल इंसान का, तो उनमें डेथ होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, लेकिन यही वाला पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट का जब बढ़ गया, इनमें डेथ होने की चांसेस कम होते हैं, राइट, अंडरस्टैंड, राइट। तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए पोटेशियम 6 इज नॉट डेंजरस इन कंपैरिजन टू नॉन किडनी पेशेंट, इसीलिए पोटेशियम में बहुत अलार्म होने की जरूरत नहीं है। ये देखो पहले सवाल क्वेश्चन का जवाब आते हैं। डिस्पाइट फॉलोइंग डीआईपी डाइट एंड ऑल मेजर्स, एचबी इज रिड्यूसिंग, हीमोग्लोबिन इज रिड्यूसिंग, ठीक है ना। देखिए जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा नीचे की तरफ गिरता रहता है, ये भी एक उनका, और जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे उनका वीकनेस, कमजोरी बढ़ती रहती है, राइट। तो यानी कि वो गिराने से रोकना है, या यूं बोले तो वीकनेस उनका ठीक हो जाए, तो दोनों आपस में रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट है रिकॉर्डमेंट, जो बीमारी है थैलेसीमिया, आप नाम सुना होगा। थैलेसीमिया का पेशेंट जो होते हैं, के पेशेंट ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी खून ही नहीं बनाती, हीमोग्लोबिन बनाती नहीं है, बहुत कम बनाती है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है, राइट, अंडरस्टैंड। जिस तरह से आप रह के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं ना, पेट्रोल खत्म, आप एक मीटर में देखते हैं कितना पेट्रोल रह गया है, फिर चिंता होती है पेट्रोल बहुत थोड़ा रह गया, भी भराना पड़ेगा, कहीं गाड़ी ना अटक जाए। उन पेरेंट्स को चिंता होती है कि भाई कितना खून रह गया है, राइट, तो सोचिए कितनी क्रिटिकल केस है। लेकिन ऐसे बच्चे भी, उनकी बॉडी भी खून बनाना शुरू कर देती है जब वो ये डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल रखते हैं हम उनके लिए, प्लस उनके लिए हम रखते हैं ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन जूस याद रखिए, जब हरे पत्तों का जिक्र अभी हुआ है, पत्तों का जो ब्लड का उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ब्लड के केमिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता है, इसीलिए ग्रीन जूस, पत्ते, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, राइट। तो ये सारे जो पत्ते हैं, धनिया है, पुदीना है, पत्ते अगर अपने डाइट में इंक्लूड कर लिए, या तो उसको पीजिए या उसको खाइए, तो आप ग्रीन ब्लड खा रहे हैं। और ऐसा जब आप करेंगे, ग्रीन जूस बोलता हूँ मैं या रेड जूस, चुकंदर है, टमाटर है,
अरे टमाटर तो किडनी पेशेंट को मना किया है, एकदम से एक सवाल कर ऐसे रिएक्शन आपका पेशेंट। याद रखिए जो चीजें आपको ठीक कर सकती हैं उन सब चीजों को मना कर दिया गया है। जैसे नारियल पानी जो आपके मिनरल बैलेंस करता है तो उसको मना कर दिया है। शुगर के पेशेंट को क्या मना किया? मैंगो। जबकि आम बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपका शुगर ही ठीक हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। तो जो भी चीज आपको ठीक कर सकती है ढेर सारे खाने से, उन्हीं चीजों को आपको बना कर दिया गया है। तो आपको उस सोच से बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि वही चीज आपको ठीक करती है। तो कमिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल, हम कैसे ठीक करते हैं? उन बच्चों का भी जिनका खून बनाता नहीं बचपन से ही, अगर उनका भी ठीक हो सकता, आपका तो बचपन से बनाता था ना किडनी पेशेंट का, तो उनका तो ठीक हो ही सकता और ठीक होता भी है। तो सिर्फ इतना, यू हैव टू ऐड ग्रीन एंड रेड जूस। एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस, एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन along with the DIP डाइट, along with other standard kidney protocol जो हमारा है, हॉट वाटर इमर्शन, वो सब अपनी जगह पे है। ऐसा करते हैं। सनलाइट का जिक्र आज हुआ। सनलाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी थिंक, राइट? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, पूरा नहीं तो आधा पैरों में पड़े, पूरे बॉडी में नहीं पड़े तो ज्यादा धूप लग रही थी। तो जब हमारे बच्चे जो थैलेसीमिया के बच्चे वो ऐसा करते हैं तो उनको खून नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो ऐसे लोग जिनको खून बनता ही नहीं है या सो कॉल्ड ऐसा बताया गया है, अगर वो भी ठीक हो सकते हैं, आपका तो फिर भी बॉडी खून बना रहा है। देखिए आपका सवाल है समटाइम बीपी इंक्रीजेस इवन आफ्टर फॉलोइंग द एचडब्ल्यूआई, व्हाट टू डू? हॉट वाटर इमर्शन करने के बाद भी बीपी बढ़ता है। हॉट वाटर इमर्शन क्या है ये समझिए। मान लीजिए एक बलून है, उसको फुला रहे हैं तो उसका अंदर का एयर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। और थोड़ा सा हवा निकाल दे तो घटेगा। हॉट वाटर इमर्शन क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर से थोड़ा सा हवा यानी कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जो बॉडी के अंदर है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो निकाल देता है। निकालने से एक्सपेक्टेड क्या है? ब्लड प्रेशर बॉडी का क्या होना चाहिए? घट जाना। लेकिन ऐसा करते हुए उसको क्या करना पड़ता है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। हार्ट बड़ी तेजी से काम करने लगता है जब आप हॉट वाटर मशीन के अंदर रहते हैं। तो जब हार्ट बड़ी तेजी से काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्पोरली बढ़ भी सकता है लेकिन अल्टीमेटली घटेगा, राइट? तो अगर थोड़ा बढ़ेगा भी तो उसका अलार्म की तरह नहीं लेना है। आपको मैकेनिज्म समझ आ गया इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे। पहले बढ़ेगा, आप जब भी हॉट वाटर में बैठते हैं उस वक्त अगर आप पल्स देखेंगे तो आपका नॉर्मल से भी ज्यादा होगा। जैसे दौड़ते हैं तब जैसा पल्स रहता है क्योंकि आपका हार्ट दौड़ रहा है। आप तो बैठे हुए लेकिन हार्ट दौड़ रहा है, बॉडी काम कर रही है ना, राइट? बॉडी फटाफट काम कर रही है, अंदर के एक्स्ट्रा चीजों को छांट रही है, उठा के बाहर फेंक रही है। इस काम में बॉडी हाँफ जाती है और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बनना मतलब हमेशा खराब है ऐसा जरूरी नहीं है। टेम्पोरली थोड़ा बढ़ेगा, पल्स रेट भी बढ़ेगा, बट फाइनली वो हो जाएगा। दैट इज द थिंग। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको नोटिस करना पड़ेगा कहीं डाइट में किसी और चीज में कोई अगर घपला तो नहीं किया आपने, कोई चीटिंग तो नहीं किया आपने, ये भी देखना पड़ेगा आपका। अगला और एक और चीज है, कई बार अनएक्सपेक्टेड जो चीज हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा इमीडिएटली नहीं भी दिखता, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उसी में भलाई है। तो ये क्योंकि हम जो डाइट बात कर रहे हैं या हॉट वाटर इमर्शन बात कर रहे हैं, सच अभी तक मेडिकल साइंस में इसका कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं देखा। तो ना करने से अच्छा यू हैव टू डू इट। आपका अगला ये सवाल है, इट इज सीन दैट रॉ डाइट पोटेशियम लेवल आर गोइंग हेवायर, शुड वी दे स्टॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? देखिए पोटेशियम, आप अगर कन्वेंशनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां एक लिस्ट आपको देते हैं कि क्या कौन कौन सी सब्जी और फल नहीं खाना है, और मोस्टली सारी सब्जी और फल बंद ही करा देते हैं, है ना। याद रखिए भगवान का बनाया हुआ हर खाने में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पोटेशियम हाई ही होता है, और इंसान के बनाए हुए हर खाने में जैसे बिस्किट, ब्रेड, पोटेशियम लो ही होता है, राइट? तो अगर आप उस सेंस में चलें तो कन्वेंशनल डॉक्टर तो ये बोलना चाह रहे हैं जो इंसान ने बनाया, ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, पिज्जा बनाया, वो तो खा लो, उसमें पोटेशियम बहुत कम होता है। लेकिन भगवान ने जो भी चीज बनाया है, वो टमाटर बनाया, खीरा बनाया, आम बनाया, फल बनाए सारे, तो उस सब में पोटेशियम डाला हुआ है। तो इसका मतलब भगवान के बनाए हुए कोई चीज खाना अलाउड नहीं है फिर तो किसी पेशेंट को, राइट? तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि पोटेशियम किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कितना भी लेवल का हो, आप जब कोई भी फल खाते हैं, कोई भी सब्जी खाते हैं कच्चा, तो उसके अंदर लाइव एंजाइम होता है। लाइव एंजाइम कुछ जिंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता। कुक कर देंगे तो वो सब डेड बन जाता है। जब आप खाना खाते हैं सीधे ब्लड में तो जाता नहीं, कहा जाता है पहले पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद वो लाइव एंजाइम हमारे बॉडी में एक खास केमिकल होता है इंक्रेटिन, उससे बातचीत करता है और ये डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में कौन कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है और क्या क्या भेजना है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर।
तो जो भी चीज आपके बॉडी में एक्सेस होगी, फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम ऑलरेडी एक्सेस है तो पोटेशियम उस फ्रूट में होते हुए भी वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो आप उस टूल से राइट निकल जाएगा बाहर, राइट। तो मतलब ये है कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं फल और सब्जी, उसके साथ एक चीज और खा रहे हैं, लाइव एंजाइम, और वो आपके ब्लड में नहीं जा रहा है, आपके पहले स्टमक में जा रहा है, और वहां डिसाइड होता है कि कौन से मिनरल, कौन से न्यूट्रिएंट कितने क्वांटिटी में, कितने स्पीड में, धीरे धीरे करके या तो वो भेजेगा आपके ब्लड में, या फिर उसको छुपा देगा लिवर में। अभी तो जरूरत नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद जरूरत है, 2 घंटे बाद फिर लिवर से वहां होगा। तो इस तरह का मैनेजमेंट अंदर चलता है। तो जितना आप खाएंगे उतना ही बॉडी में जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो दवाइयां भी लेते हैं, तो मान लो 10 mg की दवाई दी है, तो अल्टीमेटली डॉक्टर को पता है वो 1 mg ही ब्लड में जाएगा, 9 mg तो बॉडी थ्रो ही कर देता है बाहर। तो जितना आप खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो उसी क्वांटिटी में बॉडी में जाते नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर वो लाइव फूड है तो लाइव, जिंदा फूड कौन सा, जिसको आपने पकाया ना हो। अगर वो डेड है तो डेड में वो लाइव एंजाइम नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस नहीं है, तो चांसेस है जैसे आपने चीनी खाया, चीनी तो डेड है ना, तो सारा का सारा ही चला गया। जबकि मीठा होता है आम, वो आम खाइए 2 किलो 3 किलो, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा उतना, वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर फ्रुक्टोज है वो लिवर में जाके छुपेगा, और लिवर उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिलीज करेगा जैसे जैसे बॉडी को जरूरत होगी। तो जवाब ये है कि आप पेट भर के फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और हो सके तो ऑर्गेनिक खाएंगे तो और भी अच्छा, नहीं तो जो भी मिलता है, हम तो जो भी मिलता है वही खाते हैं, लेकिन मौका मिले तो ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं। अच्छा, हाउ टू डू हॉट वाटर इमर्शन इन फीमोरल कैथेटर। कई सारे आप में से पेशेंट ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई कैथेटर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, फीमोरल कैथेटर लगा हुआ है, राइट। या कोई ऐसे भी हैं जिनको जख्म है, जिनको गैंग्रीन हो रखा है, हॉट वाटर इमर्शन करना है, तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे इस तरह के कवरिंग आती हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, पैरों के लिए, फुल बॉडी के लिए हम बना रहे हैं, आप दे जाएंगे कुछ दिन में। वो कवरिंग पहन के फुल बॉडी वाला तब जरूरत पड़ेगी जब आपको इस पोर्शन में अगर कैथेटर लगा उसको हटाना हो तो उसको बचाना हो तो। और अब उसको करके जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे तो उस पानी का टेम्परेचर को 2 डिग्री और बढ़ाना पड़ेगा, 40 जगह 42 डिग्री। क्या डांगरी, हाँ डांगरी वो डाल के 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा, तब तभी जाके वो गर्मी का इफेक्ट आएगा। तो वो ड्राई इमर्शन हो जाएगा, ड्राई वाटर इमर्शन, ड्राई इमर्शन, क्योंकि वो आपका बॉडी पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, आपका बॉडी पानी वाला हीट तो ले रहा है और पानी वाला प्रेशर ले रहा है। यहाँ जो प्रिंसिपल काम करता है, 2 प्रिंसिपल काम करते हैं हॉट वाटर इमर्शन में। वन इज द प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर आपकी बॉडी में यूनिफॉर्मली जा रहा है। दूसरा हीट, ये 2 चीज आपकी बॉडी में पहुंचाना है, प्रेशर एंड हीट। लेकिन वो पानी इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उससे बॉडी के अंदर भी कुछ जा सकता है। तो उसके लिए आपने एक डांगरी पहन लिया, वो हम बना के आपको देंगे, पहले ही बना हुआ था, उसमें लीक हो गया तो हमने डिस्कंटिन्यू कर दिया। तो उससे दैट्स कॉल्ड ड्राई वाटर इमर्शन। तो ड्राई वाटर इमर्शन काम करता है, हाँ वो भी काम करता है। लेकिन जो ड्राई मतलब तो क्या होगा, वो जो पहना है उसके अंदर पसीना आएगा, सूखा पसीना, और उससे भी बॉडी से बाहर जो चीज जाना हो वो चला जाएगा। तो शुरू में ड्राई वाटर इमर्शन भी कुछ लोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हॉट वाटर इमर्शन में डर लगता है, बैठने में अनकंफर्टेबल लगता है, तो भी वो लोग कर लेते हैं, फिर आदत पड़ जाती है, फिर बिना उसके करते हैं। इस तरह से, है ना। जिस तरह से जब स्विमिंग पूल में नया बच्चा सीखने जाता है तो एक बलून लगा लेता है अपने आप, ताकि वो डूबे ही ना, फिर धीरे धीरे बलून हटा देता है। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो खैर इसका इंतजाम हो जाएगा, और इसके जो हाथ का और पैर को बचाने का वो तो अमेजन में मिलता है, आप वो वैसे भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, कई सारे दुकान लोग बेचते हैं इसको, वो नाम मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो मिलता है पैरों के लिए, हाथ के लिए, वो सब मिलते हैं, ठीक है ना। आज भी एक सैंपल दे दूंगा आपको। ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउ द पेशेंट एक्सेप्ट देमसेल्फ दैट दे नीड डायलिसिस। आपको डायलिसिस की आवश्यकता है कि नहीं, कैसे पता चले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। ये आपके बॉडी में सूजन अगर बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ गई है, या आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ती जा रही है, आपकी सोचने की क्षमता वो घटती जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि आप डायलिसिस की तरफ बढ़ रहे हो। ये जो हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं ये भी डायलिसिस ही है, ये नेचुरल डायलिसिस है। डायलिसिस का मतलब, डायलिसिस वर्ड का मतलब क्या, डायलिसिस मतलब वो मशीन नहीं है। डायलिसिस मतलब कोई भी चीज बॉडी में जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से निकालना, दैट इज फॉर डायलिसिस। और वो निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है, पानी में बैठ के निकालें तो भी आप डायलिसिस ही कर रहे हैं, या वो मशीन से निकालें तो भी आप डायलिसिस कर रहे हैं। मशीन में फर्क क्या है कि वो
एकदम से सारा चूस लेगा, खींच लेगा, जो चाहिए बॉडी को वो भी निकाल के फेंक देगा। जबकि हॉट वाटर में क्या है, तो बड़ा स्लो है और वो वही चीज निकालेगा, उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी को जो चीज अनरिक्वायर्ड है। तो यही फर्क है। तो लेकिन कई बार वो जो हॉट वाटर इमर्शन है वो धीरे धीरे करता है, लेकिन आपकी बॉडी को थोड़ा ज्यादा चीज एक्यूमुलेट हो चुका है, तो उसमें कभी कभी आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। खासतौर पर जो लोग हफ्ते में 2 डायलिसिस करने जाते थे, ऐसा हो सकता है 15 दिन में 1 डायलिसिस करने जाना पड़ा और बाकी हॉट वाटर इमर्शन ने बाकी काम कर दिया। इस तरह से बैलेंस वो कब होगा, जब आपके डे टू डे लाइफ, अब इसको समझिए जरा, कैसे पता चले कि मुझे डायलिसिस की जरूरत पड़ गई है। आपके दिनचर्या जो है वो दिनचर्या करने में बड़ी तकलीफ होना शुरू कर दिया। आप लोगों पे निर्भर हो गए आपको उठाने के लिए, राइट। आप जो बोल रहे हैं उनको लग रहा है क्या बोल रहे हैं। फिर आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, आपकी ब्लड प्रेशर हैवी हो गई है, आपके पैरों में सूजन बढ़ गई है, आपका यूरिन आउटपुट पहले से ही बहुत कम है, मिनिमम है, ठीक है ना। आपका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सबसे कमजोरी काफी ज्यादा आ गई। कमजोरी इतनी ज्यादा कि आप अपने डे टू डे रूटीन वाला काम अब ठीक से नहीं कर तो पा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब समय आ गया एक डायलिसिस करके इंटरवीन करने का। डायलिसिस को हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जितनी बार आप डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के अपने ढेर सारे नुकसान हैं। आपके बॉडी को हर बार वो डैमेज करके ही आपकी बॉडी से कुछ निकालता है, जबकि हॉट वाटर इमर्शन बिना डैमेज किए आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा चीज निकालता है। तो लेकिन डायलिसिस कैसे पता चले कि डायलिसिस की जरूरत है, जिन चीजों को मैंने अभी बताया इन्हीं से पता चलता है। इनमें इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप रोज अपना वेट चेक करते रहिए, वेट बढ़ने की दिशा पे है कि स्टेबल है। नंबर 2, यूरिन आउटपुट रोज देखिए 24 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट। नंबर 3, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों से भी, कि आपकी वीकनेस की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है या घट रही है, ब्रेथलेसनेस बढ़ता जा रहा है या स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो जरूरत नहीं है, अगर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब डायलिसिस की इशारा कर रहा है, इससे काम नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पाने का सबसे बड़ा कारण है कई बार पेशेंट करते ही नहीं ठीक से, या कर नहीं पाते ठीक से। माहौल ही ऐसा होता है, आज नहीं कल कर लेंगे हॉट वाटर इमर्शन, 2 घंटा नहीं 1 ही घंटा कर लेंगे, या 1 घंटे बाद इतना थक के कर ही नहीं पाए। तो वॉट एवर में भी द रीजन, लेकिन कैसे पता चले उसका मैंने जवाब दे दिया। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको, इसी में जवाब है ना, क्योंकि ये भूल जाएंगे ना। तो ये रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा, लिंक आपको दे देंगे। देखिए एक सवाल है, हाउ टू हैंडल द पेशेंट हैविंग जीरो यूरिन इवन आफ्टर फॉलोइंग द डाइट एंड थेरेपी फॉर मंथ, समटाइम इट इंक्रीजेस नेग्लिजिबली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जो कि यूरिन आउटपुट उनका नील था, जीरो था, जब हमारे पास आए और हमारे पास सारा प्रोटोकॉल किया उसके बाद भी जीरो है, तो क्या फायदा हुआ। अब एक बात समझिए यहाँ पे कि जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो बॉडी क्या करता है, वो जो पेशाब के रास्ते जो निकलना था, राइट, यूरिन, वो ना निकल के बॉडी उसको इस रास्ते पसीने के रास्ते निकालता है। आप पसीना लीजिए, केमिकल टेस्ट कराएंगे तो उसमें वही सारे केमिकल मिलेंगे, ट्रिटनाइन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, शुगर मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा। पसीने में भी वही सारे केमिकल मिलेंगे जो पेशाब में मिलते हैं। पेशाब और पसीना सेम ही चीज है, इसीलिए आपका जो स्किन है ना, इसको बोलते हैं थर्ड किडनी। आपको पास भगवान ने 3 किडनी दिए हैं, 2 किडनी बॉडी के अंदर और 1 किडनी आपका पूरा स्किन। हॉट वाटर इमर्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्किन को किडनी की तरह यूज कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो हुआ क्या कि स्किन को किडनी की तरह यूज किया तो जो पेशाब में निकल रहा था पसीने से वही चीज निकल गया। इसका मतलब पेशेंट स्टेबल हो गया, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट थी डायलिसिस जाने की वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी किडनी अपना काम नहीं कर रही, मतलब किडनी तो ठीक नहीं हुआ लेकिन पेशेंट का काम चल रहा है, समझ रहे हैं आप, राइट। तो ऐसा होता है, तो इस तरह से, और इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो पेशेंट है कि वो हमारे पास जब आए वो वाकई में बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे कि अभी नहीं हो रहा ठीक, लेकिन फिर भी ये फायदा, ऐसे लोगों को भी हॉट वाटर इमर्शन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो डायलिसिस जाएंगे। डायलिसिस तो अच्छा ही है ये, और ये करते हुए हमने देखा है कि कुछ लोगों को 6 महीना भी लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा जो करते रहते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो मतलब वी हैव टू बी पॉजिटिव। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीकरी पेशेंट आर नॉट कंज्यूमिंग एनफ वाटर, केयरिंग और वाटर रिटेंशन। पानी तो बहुत कम कर देते हैं, पानी नहीं पीना, देखिए यही दिक्कत है, पानी नहीं पिएंगे। आप याद रखिए आपके बॉडी के हर सेल में पानी की जरूरत है, पानी नहीं पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे पता चले कितना पानी पीना है, इसका एक ही नियम है, जब भी प्यास आए पानी जरूर पीजिए, ठीक है ना, उसको पीना ही है, बॉडी आपको बोल रहा है ना। और पानी जब पिएंगे
तो आप धीरे धीरे पीजिए, जैसे चाय पीते हैं, जब शराब पीते लोग कैसे पीते हैं भाई, उसी तरह पानी पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, एकदम से नहीं पीना है। पानी पीने में कोई कंजूसी या कोई कमी नहीं करनी है। खास तौर पर जब हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो बॉडी से पानी निकल रहा है, तो तब भी प्यास लगेगी, तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं कोई, उसी दौरान पानी तो बैठे ही हैं, थोड़ा पानी पी भी लिया। खास तौर पर अगर नहीं पियेंगे तो हो सकता है कमजोरी आने लगी। तो वो ऐसे पेशेंट हमें बोलते हैं कि जब भी मैं पानी में बैठता हूँ तो मुझे बहुत कमजोरी आती है। तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेट होते हैं, तो उस डिहाइड्रेशन को बॉडी रिस्पॉन्ड करता है एज ए वीकनेस। तो आपको क्या करना है, पानी से ही उसको काटना है। वार्म वाटर थोड़ा सा ले लिया, उसको पिया, राइट, और साथ में आपने सिर पे तो लगाते हैं ना, हाँ, तो ये सारी चीजों से क्या होगा, सिर में आपने गीली पट्टी लगाई हुई है, वार्म वाटर आप पी रहे हैं, हॉट वाटर में बैठे हैं, तो बॉडी में पानी का बैलेंस बना रहेगा। खराब पानी बॉडी निकाल रहा है, लेकिन आपको बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकना है, तो आप पी भी रहे हैं, राइट। जो पानी पी रहे हैं वो अलग है, जो बॉडी में अटका हुआ पानी वो दूसरी पानी है, राइट, दोनों सेम नहीं है। तो उसको बॉडी से निकलना है। बॉडी से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी को वाटर डिफिशिएंट बना दें, वाटर तो चाहिए ही चाहिए। और जो आप खा रहे हैं फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, ये भी 80% to 90% वाटर है। टमाटर खाएंगे तो टमाटर तो 96% पानी है। एप्पल खाएंगे तो एप्पल 80% पानी है, 80% पानी खा रहे हैं एक्चुअली। पानी एप्पल जो खाया उसमें 80% तो पानी है, 84% मैंगो में पानी है। तो आप जब भी कोई फल और सब्जी खा रहे हैं तो पानी ही पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं एक्चुअली आप, और बाकी जो है वो न्यूट्रिशन है उसका, राइट। लेकिन इसलिए जब आप इस तरह के डाइट में रहेंगे तो आपकी थोड़ी प्यास कम हो जाती है, बिकॉज पानी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी है, वो भी एक ऐसा पानी जो बिल्कुल प्योर है, राइट। लेकिन फिर भी प्यास लगी, मतलब वो न्यूट्रिशन वो पूरा नहीं हो पा रहा, पानी पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए पानी पीना है। तो पानी के कम पीने से कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है, पानी के कम पीने से, रिस्ट्रिक्ट करने से नुकसान जरूर है, तो इस बात को समझना जरूरी है। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेमेडी ऑफ द पेशेंट हैविंग ट्रेमेंडस वीकनेस इवन आफ्टर डीआईपी? डाइट लेने के बाद भी हमें बहुत वीकनेस है। एक सवाल ना ये पेशेंट का होते हैं, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। आपको कितना क्वांटिटी में डाइट लेना है ये आपको तय करना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला तो दे ही दिया आपको, लेकिन वो फॉर्मूला हर एक के लिए फिट बैठे जरूरी नहीं है, वो एक इंडिकेटिव फॉर्मूला है। तो रूल को कुछ ऐसे बनाइए, जो यंगस्टर हैं, राइट, मान लो 20 साल के अंदर जो लोग हैं, जो फॉर्मूला है हमारे डीआईपी डाइट का यहाँ पे वीडियो चला के अगर आपको नहीं भी पता तो सीख लीजिएगा, उससे 1.5 गुना डाइट बिकम्स द डाइट फॉर यंगस्टर, ठीक है ना। और जब डाइट अगर आपका वेट लगातार गिर रहा है तो हो सकता है जो डाइट आप ले रहे हैं, ठीक डाइट ले रहे हैं, बट क्वांटिटी कम होगा, राइट। या आपको कमजोरी लग रही है तब भी हो सकता है क्वांटिटी कम है, राइट। तो आपको डाइट के क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा के देखना है। और होता क्या है कि जब इस तरह का डाइट चेंज करते हैं जो हमें वैसे पसंद नहीं टेस्टफुली, तो थोड़ा खा के लगता है कि ये बहुत हो गया है ना। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, थोड़ा विल पावर दिखाना है। तो कई बार कमजोरी का कारण ये होता है कि इट इज इंडिकेशन कि वो जो डाइट की क्वांटिटी है उसको 20, 30, 40% बढ़ाने की जरूरत है। तो बढ़ा के देख लीजिए, तो उसमें भी हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन है, इन सम पेशेंट वेट लॉस इज सिग्निफिकेंट, हाउ टू हैंडल दैट? डीआईपी डाइट किसी को भी देंगे वो कितना भी हेल्दी होगा, शुरू में कुछ वेट लॉस होगा, क्योंकि हम सब, जैसे मेरा वेट ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी हमारे सबके बॉडी में इंक्लूडिंग मी कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं ऐसे एक्स्ट्रा फैट होगी जो कि बॉडी को चाहिए नहीं, वो एक बोझ की तरह है। तो डीआईपी डाइट क्या करता है, पहले उस तरह की चीजों को बॉडी से बाहर फेंकता है, तो नेचुरली मेरा वेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप, लेकिन अगर 5-6 दिन के बाद तो कम होता हुआ देखिएगा, पहले 3-4 ये चीज, उसके बाद भी अगर लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी इज लेस। तो क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, व्हाटएवर क्वांटिटी यू डिसाइड कि मेरा ये क्वांटिटी है, टू ईट मोर, तो उससे आप हैंडल कर पाएंगे। अगर किसी को कफ हो गया है, जुकाम हो गया, तब भी क्या हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करना है? तो आंसर इज यस, तब भी करना है उसको। देखिए, हमें पानी जो है ना, पानी की वजह से कफ होगा ऐसा नहीं है, राइट। तो पानी तो गर्म है ना, गर्म पानी तो ठीक करता है, वो ठीक करेगा, वो उल्टा ठीक कर देगा। लेकिन अगर किसी को फीवर हो गया तो आपको पता ही है, फिर हम सिर्फ पैर जो है ना वो पानी में डलवाते हैं हॉट वाटर में, ताकि फीवर को कम करते हैं। फीवर कम करने के बाद अब हॉट वाटर इमर्शन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बुखार हो गया, अब हॉट वाटर इमर्शन करना है क्या? हॉट वाटर इमर्शन जब करते हैं तो आप बैठे रहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी काम करना शुरू करती है बड़ी तेज।
ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। लेकिन जब फीवर हो रहा है उस वक्त आपकी बॉडी ऑलरेडी तेजी से काम कर रही है वायरस के खिलाफ। तो पहले तो बॉडी तेजी से काम कर रही है और आपने बॉडी के ऊपर काम बढ़ा दिया हॉट वाटर इमर्शन करके, तो आपको एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी या जा सकती है। इसीलिए हॉट वाटर इमर्शन उस दिन नहीं करना जिस दिन फीवर है, पहले फीवर को उतारना है। फीवर को उतारना कैसे है? दैट इज थ्रू हीट प्रोटोकॉल, जो हम बकेट वाला सिस्टम करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में। आपको दोनों पैरों को डुबोना होता है और गर्म पानी पीना होता है, बिल्कुल हॉट। वो थोड़ा सा डिटेल में आपको एक बार और समझा देंगे अगर नहीं समझ आया। फीवर उतर गया, अब हॉट वाटर इमर्शन दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो कफ हो, कफ में कर सकते हैं, लेकिन फीवर में हॉट वाटर इमर्शन यू हैव टू अवॉइड फॉर 1 डे। फीवर को उतारने के बाद, फीवर को उतारना है तो कभी भी पैरासिटामोल से नहीं उतारना है, राइट। पैरासिटामोल से उतारेंगे तो फीवर और बढ़ जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, खासतौर पे वो लोग जो लोग ऑलरेडी पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनके लिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए तो पक्का ही नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड इफ बीपी गोज बियॉन्ड 200 टू 140? मान लो 200/100 आ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और अगर आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है तो हॉट वाटर, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी में जब बकेट में पानी डालते हैं, पैर डालते हैं, तो गर्मी जब पैरों में पड़ती है तो ब्लड वेसल डायलेट होती है, बड़ी होती है। ब्लड वेसल बड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वेसल बड़ा, ब्लड प्रेशर कम। तो आपको क्या करना है, बॉडी में, खासतौर पर बॉडी कुछ ब्लड वेसल को बड़ा कर देना है। वो बड़ा कैसे करेंगे? आपने सेफली तो पानी में पैर अपने रख दिए बाल्टी में, तो ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए भी और फीवर को घटाने के लिए भी सेम तरीका। फीवर को घटाने के लिए गर्म पानी में पैर क्यों रखा? क्योंकि फीवर को पहले हम बढ़ाएंगे। जैसे ही गर्म पानी में पैर दोनों डाले तो फीवर बढ़ जाएगा। फीवर बढ़ते ही वायरस इट डिसइंटीग्रेट्स और देन द बॉडी विल इटसेल्फ अपना फीवर को घटा देगा। इसको अलग से एक सेशन कोई ले सकता है समझाने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है, वाटर कई जगह है, नागपुर है, चेन्नई है, अजमेर है, जहाँ टेम्परेचर खुद ही 46 to 48 डिग्री होता है, गर्मी। तो गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी वाली जगह में भी हॉट वाटर इमर्शन करेंगे क्या? वहां भी करना है, क्योंकि आपको तो दिक्कत है, लेकिन वहां पे उतने ज्यादा देर 2 घंटे करने की जरूरत नहीं है। वो वहां रिजल्ट जल्दी आएगा। 2 घंटे की जगह आधा घंटा 1 घंटे में भी फटाफट बॉडी से बाहर। हमने देखा है जो सर्दियों में यहाँ पे ही हॉस्पिटल, सर्दियों के टाइम में लोग 2 घंटे पानी में बैठ सकते थे, आराम, मजा आता था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आते जो अभी आ रहे हैं। तो सर्दियों के टाइम में उल्टा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, गर्मी के टाइम में कम देर बैठ के भी सिमिलर रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको समझिए। तो गर्मी में एडवांटेज है कि कम देर के लिए बैठना पड़ेगा, सर्दियों में एडवांटेज है कि आराम, बैठने में डिस्कम्फर्ट नहीं है, कंफर्टेबल है, बट टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। तो ये भी आपको समझना होगा। ये है कि आपका एक सवाल है कि बहुत सारे पेशेंट को 15-20 मिनट में हॉट वाटर इमर्शन में वीकनेस लग जाता है ना, परेशानी होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका पार्शियल जवाब दिया है। शुरू में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आप में से मान लो जो लोग दौड़ने की आदत नहीं रही, उनको बोले जरा भाग के जाना उस वाले बिल्डिंग तक, तो आप उतने में ही बहुत ज्यादा थक जाएंगे, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है उसकी। तो आप 15 मिनट ही कीजिए, फिर उसको 20 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, ऐसे करके आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आप करने लगेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो एक पानी मैंने बताया, हो सकता है कि वो डिहाइड्रेट होने लगे, लेकिन 15 मिनट में डिहाइड्रेशन की नौबत आने से पहले ही कमजोरी आ गई। अगर पहले से ही प्यास लग रही है, प्यास लग के फिर उस प्यास पानी पी के फिर बैठिए। तो 15 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बॉडी को आदत डलवा सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों को जो हेल्दी भी हैं, जो बिल्कुल हेल्दी आपको लगता है, उनको बोलिए पानी में बैठ के दिखाए तो भी 15 मिनट में थक जाएंगे। ऐसा भी होता है, राइट, ऐसा होना बड़ा नॉर्मल है। तो अगर आप, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट हैं इसलिए आप थक गए, राइट, आपको अपने हार्ट को काम कराने की आदत नहीं है, क्योंकि हॉट वाटर इमर्शन में जब बैठते हैं तो किडनी काम नहीं करता, किडनी की काम करने की जरूरत नहीं है, किडनी को तो काम करवाना है, तब हार्ट काम करता है, राइट। तो जो वही लोग जो दौड़ नहीं सकते ज्यादा, वही लोग वहां बैठेंगे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उनके, क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो 15 मिनट में थकावट हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे 15-20 ऐसे करते करते आप, तो वो दिन में 2-3 बार 4 बार में करेंगे, एक बार में नहीं भी कर सकते, इंस्टॉलमेंट में करेंगे वो। लेकिन लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को सैलेड खाते ही, ऐसा होता है, सैलेड खाते ही जो रॉ वेजिटेबल से लूज मोशन स्टार्ट होते हैं। 3-4 दिन चलेंगे, 10% लोगों को होता है, हमने देखा। हमारा जब भी कैंप होता है 10 पर पेशेंट, तो 3-4 दिन तक तो कुछ नहीं करते रहना है,
उसके बाद भी अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आप झुक ही नहीं रहे हैं और लूज मोशन चलते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो रॉ वेजिटेबल है दैट इज नॉट वेरी मच सुटेबल टू यू एटलीस्ट नाउ। उसको सुटेबल, तो आपको उन लोगों को सिर्फ रॉ वेजिटेबल की जगह स्टीम्ड वेजिटेबल, बॉयल वेजिटेबल नहीं बोल रहा, स्टीम्ड वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल करके आपने खाया, फिर कुछ दिन बाद 10 दिन बाद दोबारा से अपने रॉ, थोड़ा आधा रॉ आधा स्टीम, अल्टीमेटली फिर दोबारा से रॉ पे आ जाना है। तो पेट को अपने रीएडजस्ट करने की का तरीका ये, अपने रीएडजस्टमेंट करने के तरीके पे आप चलने लगे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है, ब्रेथलेसनेस। कई बार जो किडनी पेशेंट का एक क्लासिक सिम्टम होता है जब आपको डायलिसिस के लिए जाना है, बॉडी ये बताना चाहता है, तो वो है ब्रेथलेसनेस, सांसें नहीं आ रही, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सांसें नहीं आती, सांसें लेने में उनको दिक्कत होती है। वो विजुअली आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो उनका SpO2 भी गिरा रहेगा, 60 रहेगा, 68 रहेगा, ऐसे रहेगा, हाँ इतना कम हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करनी है उस वक्त, तो एक तो ये है कि उनको डायलिसिस की जरूरत तो है, डायलिसिस तो यही है, लेकिन अब क्या है कि नहीं करेंगे तो सांसें नहीं ले पा रहे, और डायलिसिस करेंगे तो डायलिसिस में खतरा अपना है, राइट। तो वही करते हैं कि भाई इसमें ज्यादा खतरा किस चीज का है, उस वक्त तो सांस नहीं ले पा रहा, पहली बात तो यही ज्यादा खतरा है, तो चलो डायलिसिस करा दो। हालांकि डायलिसिस इज डेंजरस, राइट, इस बार के लिए करा दो, एक तो ये, लेकिन वो उस वक्त सांसें लें, इसके लिए रिलीफ कैसे मिले पेशेंट को, राइट। तो वो एक सिंपल आप याद रखिए इस टेक्निक को, जब भी किसी को भी सांसें ना आए, किसी भी वजह से ना आए, राइट, वो चाहे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट अदरवाइज होते हैं उनको, या फ्लू के बाद भी कई लोगों को सांसें लेने में दिक्कत होती है उनको, या फिर एक किडनी वाले पेशेंट को सांसों की दिक्कत होती है। तो याद रखिए जब, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, इस ये जो पोस्चर है खड़ा होने वाला, इस पोस्चर में सांसें लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो खड़े होने देना नहीं उनको। और अगर बैठे, जैसे आप लोग बैठे हैं पीछे की तरफ ऐसे करके, तो ऐसे जब आप पीछे सपोर्ट लेके बैठेंगे तो उसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आप अभी कीजिए, अभी अगर करेंगे ऐसे करके बैठ के देखिए, आपका सांस अभी रुक जाएगा, ऐसे बैठेंगे सांस लेने में अभी दिक्कत आ जाएगी, जबकि आपको सांस लेने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पेशेंट हताश होकर ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो पहले दिक्कत थी, ऊपर से इसके बाद एडिशनल दिक्कत होगी, अब उनको लग रहा है कि ये सांसों की दिक्कत हो रही है, जबकि उसका पॉस्चर डिफिकल्ट है, पॉस्चर की डिफिकल्टी है। तो पॉस्चर आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना के बाहर देखा होगा, गाड़ी कार में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, जो पेशेंट है वो ऐसे लेटा है, तो ऐसे कभी नहीं लिखवाना है, पीठ के बल ना लेटे हो पेशेंट, हमेशा पेट के बल लेटे। और अगर खड़े रहना है तो सीधे ना खड़े हो, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, जैसे ऐसे कर लेंगे आपकी सांसें बड़ी अच्छी होने लगेगी। आपको कभी डर लग रहा है, कभी सांसें अब्रप्ट हो रही हैं, आप ऐसे खड़े हो जाए, राइट, आपको उसी वक्त आपको एकदम, क्योंकि ऐसे जब खड़े होते हैं तो हार्ट का जो लंग पे प्रेशर है वो एकदम कम हो जाता है, हार्ट की कैपेसिटी लगभग 20% बढ़ जाती है, तो आपकी सांसें ठीक हो जाती है। बैठना है तो आगे की तरफ झुक के बैठना है, राइट, आगे की तरफ झुकेंगे, झुकते ही सांसें आने शुरू हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि हार्ट का प्रेशर लंग के ऊपर नहीं है, हार्ट की कैपेसिटी, अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा दिया तो सांसें आने शुरू हो जाएंगी। कैसे पता चलेगा, एक तो उसका सिम्टम देख के पता चल जाएगा, वो खुद ही दिख रहा है कि वो सांस ले पा रहा है। दूसरा, और भी साइंटिफिकली आपको अपने हिसाब से देखना, तो SpO2 लेवल भी उसका बढ़ने लगेगा 10-15 मिनट में। तो उस पोस्चर में कुछ घंटे बैठेगा, कुछ घंटे, हालांकि कुछ घंटे बैठना, जैसे ऐसे आगे की तरफ झुक के या पेट के बल लेट के, और साथ में एक छोटा सा फैन भी हम देते हैं, छोटा सा फैन, इतना छोटा बैटरी वाला, वो रखिए। ऐसे पेशेंट आप घर पे खरीद के रखिए, रखिए अपने पास, और वो फैन को ऑन करके जब नाक से 6 इंच दूर आप लगाते हैं, तो हमारे इस एरिया के अंदर इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो स्विच ऑन हो जाते हैं, वो स्विच ऑन होने से आपके लंग की कैपेसिटी और लंग की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये छोटा सा फैन बहुत ही कमाल की चीज है। जैसे ये करके ऑन करेंगे, और वो, और अगर फैन नहीं है आपको फॉर एग्जांपल, तो एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं, आप उसे गाड़ी में बिठाइए अपने साथ, गाड़ी चला रहे हैं ना, खिड़की खोल दीजिए और उसको बोलिए खिड़की के बाहर अपना मुंह करिए, खिड़की के बाहर से जब एकदम से एयर आएगा ना, जब गाड़ी चला रहे हैं, नहीं, तो उसका ये जो रिसेप्टर है खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, उसे बोलेगा बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे पेशेंट को जब पेशेंट बोलेगा ना मुझे सांसें नहीं आ रही, हॉस्पिटल ले जाओ, आप भी आओ, चलो बैठो गाड़ी में और खिड़की खोल दीजिए, बोले बाहर देखो हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं, वो बाहर देखता रहेगा जब तक हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, बोले मैं ठीक हूँ, वापस चलते हैं। तो हाँ, ये काम करता है, हर बार काम करता है। एक बार जो वो रिसेप्टर खुल गए ना,
फिर उसके बाद वो नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर ही झांकते रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी देर की बात है। रिसेप्टर को अंदर जो रिसेप्टर को स्विच ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। आप भी कभी करके देखिए यूं ही मजे में, आपको भी पता चलेगा डिफरेंस कि भाई कैसे लगता है आपको। बिकॉज जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए हेल्दी पर्सन ऑल्सो यू कैन टेस्ट इट टू नो मोर अबाउट इट। और जब टेस्ट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा एंड मौके पे ध्यान भी आएगा मुझे क्या करना है। तो ये जो आज ये इतने सारे हमने, और भी आपके सवाल होंगे, तो मैं तो यही बोलता हूँ जितने सारे सवाल आपके हैं आप डॉक्टर अनु को लिख के दीजिए, राइट। फिर दोबारा मिलेंगे। और ये भी सवाल जो है ना, अभी जो मैंने आपको बताया, ये आपकी तरह पेशेंट आए थे पिछली बार जो आए थे, अभी डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन उन तक हम ये वीडियो पहुंचाएंगे और आपको भी ये वीडियो देंगे। और आपके जो सवाल होंगे वो सवाल का एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सवाल के जवाब अगर मिल जाए तो लोगों को यहाँ आने की बजाय अपने अपने घर पे कर सकते हैं ना आराम से चीज। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मैंने जितने बताए ऐसी कोई चीज नहीं जो कोई पर्टिकुलर केयर में ही हो पाएगी, कॉमनली हो सकती है और ये काम भी करती है। और यही काम करती है, ऐसा नहीं कि ये भी काम करती है, यही काम करती है और कोई तरीका भी नहीं ठीक होने का। ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अभी, तब तक सर आप आगे इसको गाड़ी को बढ़ाइए और फिर मिलते हैं। तो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, कभी कभी मौका मिलता है बहुत ही सुनने का। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगर आप लोग के कोई सवालात हैं तो ठीक है, वरना आप थेरेपिस्ट के लिए प्रोसीड करिए और